हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ गिरजेश कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसा कि पिछले लेसन में हम लोग ने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद। अब जब यूरोप में राष्ट्रवाद फैल गया, फ्रांस की क्रांति हुई, जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ, इसका प्रभाव धीरे धीरे एशिया में भी पहुंचा और हमारा देश भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था, यहां उसका भी जो है प्रभाव पड़ा। तो हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के कारण क्या हैं। भारत में राष्ट्रवाद के कारण, अगर हम कारण को देखते हैं तो क्या क्या कारण है ये देखते हैं। तो ये है औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप, ठीक है। और फिर देखते हैं अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ असंतोष। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति असंतोष। ठीक है। तो ये था कि औपनिवेशिक शासन के प्रतिक्रिया स्वरूप हमारे यहां अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज केवल यहां के जो धन संपदा थी उनका केवल लूटने खसोटने का काम किए। इससे भी जो है लोगों को दिक्कत हुई। उसके बाद जो साम्राज्यवादी उनकी जो नीति थी उसके खिलाफ यहाँ के जो इंडियन पीपुल थे, भारतीय थे, उनको भी जो है उनके प्रति असंतोष की भावना थी। और 1857 यानी 1857 की क्रांति का भी बड़ा प्रभाव था। 1857 की क्रांति हुई, उसका भी प्रभाव था। उससे लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागी, राष्ट्रवाद की भावना जागी। थोड़ा 1857 की क्रांति पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं जब 1857 की क्रांति हुई थी तो वह कई जगह में फैल गई थी। मेरठ से शुरू हुई और वह धीरे धीरे दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, धीरे धीरे कई जगहों पर फैल गई। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, जब मेरठ में क्रांति शुरू हुई थी, सैनिकों का विद्रोह था। जब वहां से क्रांतिकारी आगे बढ़े तो वो सबसे पहले कहां गए? दिल्ली गए। और दिल्ली में उनको एक नेतृत्व की आवश्यकता थी। और दिल्ली की कहानी ऐसी थी, जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसको अंग्रेज क्या किए थे? दिल्ली के लाल किले से निकाल दिए थे, हम्बलिंग कर दिए थे। वो भी नाराज थे। फौज गई, यहाँ के सैनिक गए, उन्होंने
कहा कि आप हमारा नेतृत्व करिए। और बहादुर शाह जफर उस सैनिक टुकड़ियों का नेतृत्व किए और बड़ी वीरता से लड़ाई किए। लेकिन अंत में अंग्रेजों के पास मॉडर्न वेपन थे, आधुनिक हथियार थे, इनके सामने ये टिक नहीं पाए। अंत में इनके लड़कों को मार दिया जाता है और इनको दिल्ली से जो है बाहर रंगून के जेल में जो है कैद कर लिया जाता है। ये रंगून के जेल में थे। उसी टाइम अंग्रेज सिपाही इनके लड़कों का कटा हुआ सर ले जाकर बहादुर शाह को दिखाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं दमदमे में दम नहीं, दमदमे में दम नहीं, खैर मांग अब जान की, देख ऐ जफर ठंडी हुई समीर हिंदुस्तान की। मजाक उड़ाते हुए अंग्रेज सिपाही इस तरह से बहादुर शाह जफर से कहते हैं। तो बहादुर शाह भी एक वीर योद्धा था। उसने भी कहा कि काजियों में जब तलक भू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी एक हिंदुस्तान की। वही बहुत जोरदार जवाब दिए। तो इस तरह से एक क्रांति की ज्वाला फैली। कानपुर में इसी तरह तात्या टोपे, नाना साहब, ये सब अंग्रेजों से मुकाबला किए। इसके बाद झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, वो भी लड़ते हुए उनसे वीरगति प्राप्त हुई। लखनऊ में बेगम हजरत महल। तो इस तरह से लोगों के अंदर इन घटनाओं से राष्ट्रवाद का विचार आ गया था। लोगों के प्रति जो राष्ट्रीय की भावना जागृत हो चुकी थी। अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों के खिलाफ हो गए थे। ठीक है। और तो अब इसी सब चीजों को लेकर उन लोगों में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के प्रति असंतोष था। ठीक है। अब हम फिर देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, यानी प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव था हमारे भारत में राष्ट्रवाद को जगाने के लिए। ठीक है। तो देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव था। प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध दो गुटों में लड़ा गया था। एक थे ध्रुवीय राष्ट्र और एक थे मित्र राष्ट्र। अब इसकी जो शुरुआत थी वह हुई थी 1914 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली शुरू में था, ये सब इधर थे तुर्की, और एक तरफ थे आपके इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये सब एक तरफ थे। दो गुटों में
डिवाइड हो गया था। जब विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इंग्लैंड विश्व में हिस्सा लिया और इंग्लैंड का ही शासन हमारे देश पर था। हम उसके कॉलोनी थे और जब विश्व युद्ध लड़ा गया तो उस विश्व युद्ध में, जो प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें बहुत जन धन की हानि हुई। अंग्रेज अत्याधुनिक हथियारों के लिए कर्ज लेने लगे। कर्ज लिए, जब कर्ज लेने लगे तो उन्होंने क्या किया, उस कर्ज को चुकता करने के लिए भारतीयों पर कर बढ़ा दिया। जब भारतीयों पर कर बढ़ा दिया तो यहां की आर्थिक स्थिति वैसे ही कमजोर थी। यानी 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। 1919 और 20 में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो सही नहीं था और इसी बीच युद्ध के ही दौरान जो इंग्लैंड ने कर्ज लिया था, उस कर्ज को भरने के लिए उसने क्या किया, भारतीयों पर कर बढ़ा दिए। कर बढ़ा दिए और जब कर बढ़ गया ठीक उसी समय भारत में अकाल भी पड़ गया था और 1920-21 में लगभग एक महामारी फैल चुकी थी जिसका नाम था फ्लू। इससे भी लोग प्रभावित हुए, इससे लाखों लोग मारे गए और ऊपर से कर, और उन करों को बड़े जो है दमनकारी तरीके से वसूला जाता था। यहाँ की जनता उसको देने में जब असमर्थ होती थी तो उसको मारा पीटा जाता था और इस तरह से भी लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना फैलने लगी। लोगों ने यह उम्मीद की थी कि जब विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हो सकता है जो कीमत अचानक बढ़ गई हैं, वस्तुओं की कीमत, महंगाई, वो कम हो जाए, लेकिन ये तो और भी बढ़ गई क्योंकि उसी समय महामारी, बीमारी, ये सब जो है और जो है अकाल पड़ गया। इस सब से जो है इन चीजों से और भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोगों के अंदर एक आक्रोश की भावना फैल गई। ठीक है ना? तो ये प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव था हमारी राष्ट्रवाद को जगाने के लिए। अब देखते हैं सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह चलिए, सत्याग्रह सत्याग्रह का विचार महात्मा गांधी ने दिया। महात्मा गांधी 1915 में भारत वापस आए। ठीक है। और जब उन्होंने देखा कि भारतीयों की स्थिति बड़ी दयनीय है तो उनके दिमाग में, उनके मन में एक विचार आया कि इन समस्याओं के लड़ने के लिए सत्याग्रह का ही सहारा लेना चाहिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इसी सत्याग्रह के सहारे वहां के नस्लभेदी सरकार के खिलाफ लोहा लिया था और
उसी से प्रभावित होकर वो जब इंडिया आए तो उन्होंने भी जो है सोचा कि इन भारतीयों को हक दिलाने में सत्याग्रह का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अब बातें आती है सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। उन्होंने कहा कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं तो उसके लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। इस तरह के विचार उन्होंने रखा। और जब सत्याग्रह का विचार लोगों के पास ले गए, लोगों ने उसका स्वागत किया। तो हम देखते हैं सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। कुछ सत्याग्रह आंदोलन हुए थे, उनकी हम शुरुआत देखते हैं। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हम देखते हैं। सबसे पहले था 1916 में सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा था। जगह था बिहार का चंपारण। बिहार का चंपारण। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि गांधी जी का सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कौन था, तो ये बिहार का चंपारण था। इसमें क्या था? यहाँ बागान किसान, यहाँ क्या था? यहाँ दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ गांधी जी किसानों को प्रेरित किए। ठीक है, यहां चंपारण में क्या था? बागानी व्यवस्था थी, यानी चारदीवारी तरह बागान थी। उसमें मजदूरों को कहीं आने जाने नहीं दिया जाता था, न किसी से मिलने जुलने दिया जाता था। इसके खिलाफ सन 1916 में गांधी जी ने चंपारण में जाकर उस बागानी व्यवस्था के खिलाफ जो है आंदोलन किया और किसानों को इससे छुटकारा दिलाया। ठीक है, अब हम देखते हैं जो दूसरा आंदोलन था वह था 1917 में था। वो कहाँ था? गुजरात में, गुजरात के खेड़ा में। ठीक है, गुजरात के खेड़ा में था। यहां भी किसानों का ही आंदोलन था, जिसके मदद के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया। ठीक है ना, किसानों के मदद के लिए गांधी जी ने क्या किया था? आंदोलन किया था। और इसके बाद जो तीसरा आंदोलन था सत्याग्रह का गांधी जी के द्वारा, वह था 1918। ये भी गुजरात में ही था। ये भी कहाँ था? गुजरात में ही था, गुजरात के अहमदाबाद। यहाँ पर मील मजदूर थे,
जो थे उनके बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। मिल मजदूरों के लिए सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया। तो आपने देखा कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए ये 3 जो है सत्याग्रह आंदोलन थे। 1916 में बिहार चंपारण में, 1917 में गुजरात के खेड़ा में और 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं रोलक एक्ट। रोलक एक्ट क्या है? रोलक एक्ट ये कब आया था? ये आया था 1919। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये रोलक एक्ट है क्या। अंग्रेजों की जो प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उन्होंने एक कानून पास किया जिसके तहत राजनैतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। रोलर एक्ट क्या था? इसमें किसी भी कैदी को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, और इसी का नाम क्या हुआ? रोलर एक्ट हुआ। जैसे यह कानून पारित हुआ, महात्मा गांधी इस दमनकारी कानून का विरोध किया और उन्होंने इसके लिए घोषणा कर दी कि इस जो है दमनकारी नीति के खिलाफ 6 अप्रैल यानी 6 अप्रैल को हड़ताल होगा, हड़ताल रखा जाएगा। और जब 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के कथनानुसार देशव्यापी आंदोलन शुरू हो गए। देशव्यापी, राष्ट्रव्यापी जो है हड़ताल शुरू हो गया। विभिन्न शहरों में रैली, जुलूस का आयोजन किया गया।